हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आज का टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। ये क्या होता है? ओके। और इस सेल्फ इंडक्शन किसी भी कॉइल के अंदर एनर्जी कैसे स्टोर होती है, कितनी स्टोर होती है, कैसे स्टोर होती है ना, बहुत बहुत कुछ। तो टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट P100 फिजिक्स और मैं आपका STP सर। क्लियर? चलिए, तो पीछे का सब कुछ आपका कंप्लीट हो गया होगा यहाँ तक। तो स्टेप बाय स्टेप ना सारे वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से सब नोट्स बनाते जाइए, देखते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। बेटा राइट द हेडिंग सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़े होंगे। इसको सेल्फ इंडक्शन को बेटा कहते हैं स्वप्रेरण ना, सेल्फ इंडक्शन। ओके। तो सेल्फ इंडक्शन बेटा ये होता क्या है? व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन? नाम से कुछ क्लियर है। सेल्फ इंडक्शन स्वतः इंड्यूस होना, नहीं, सेल्फ इंडक्शन नाम से क्लियर है इसे। और म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल मीन्स क्या? दो के बीच। म्यूचुअल मीन्स दो के बीच। और इंडक्शन इंड्यूस होना। क्या इंड्यूस होना? EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इंड्यूस्ड करेंट। तो EMF का इंड्यूस होना, करंट का इंड्यूस होना, स्वतः इंड्यूस होना उसी एक ही कॉइल के अंदर। जब एक ही कॉइल रहेगा ना, जब एक ही कॉइल रहेगा और इंड्यूस होगा तो कहोगे सेल्फ इंडक्शन। और जब दो कॉइल के बीच इंड्यूस होगा तो कहोगे म्यूचुअल इंडक्शन। फिर से बोलो, क्या बोला हूँ? एक कॉइल के बीच इंड्यूस होगा तो क्या कहिएगा? सेल्फ अकेला है, सेल्फ इंडक्शन। और जब दो के बीच इंड्यूस होगा तो क्या कहिएगा? म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर? चलिए फिर आप है पूरा टॉपिक क्या, आइए चलिए देखा जाए। तो पहले एक लाइन लिख दीजिए, एक लाइन लिख दीजिए ना कि व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ, हाँ ऐसे लिख दीजिए कि व्हेन करंट changes in a coil, then induced EMF and induced current produced in the coil. This process is called what? Self induction. This process is called self induction. तो जानते ही हो फैराडे का लॉ, पीछे वीडियो में सब कुछ बा, इसको जबरदस्त पढ़ाई करिए। पीछे वीडियो में सब कुछ दिया बेटा, एक एक स्टेप छोड़िएगा नहीं, कहीं पर कोई लाइन भी बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करते आइएगा। ओके चलिए, तो पीछे वीडियो में आप पढ़े हुए हैं कि फैराडे का लॉ क्या है। तो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द इंडक्शन, व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ द इंडक्शन, व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ द इंडक्शन, पढ़े हैं ना। तो इंडक्शन के 3 नियम, इसमें से कौन कौन फैराडे ने दिया? फर्स्ट और सेकेंड। और थर्ड वाला किसने दिया? लेंज ने। पहला नियम क्या बताता बेटा? फर्स्ट नियम क्या बताता है? जल्दी रिवाइज कर लो। फर्स्ट पहला वाला नियम क्या बताता है? फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या शो करता है? काज ऑफ इंडक्शन। फैराडे का सेकंड लॉ क्या शो करता है? बोलो जल्दी बोलिए। मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्शन। फैराडे का थर्ड लॉ क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ इंडक्शन। जैसे न्यूटन का लॉ नहीं है, तो जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या शो करता है? काज ऑफ फोर्स। सेकंड लॉ क्या शो करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। थर्ड लॉ क्या करता है? न्यूटन का क्या शो करता है? डायरेक्शन। ठीक उसी प्रकार से ही फैराडे का लॉ है, लेकिन फैराडे ने 2 ही दिया था और लेंज नामक साइंटिस्ट ने यहाँ पर तीसरा दिया था। लेकिन कहते हैं इंडक्शन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो पहला दो किसने दिया? फैराडे। दूसरा किसने दिया? फैराडे। तीसरा किसने दिया? लेंज का लॉ क्या शो करता है? डायरेक्शन तो शो करता ही करता है, इसके साथ ही वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी शो करता है। थर्ड लॉ क्या शो करता है बेटा? इंडक्शन का थर्ड लॉ क्या शो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? या लेंज का नियम कहा जाए क्या शो करता है? तो कहोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी शो करता है। पक्का? क्लियर? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? आ जाओ। अब यहाँ क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सेल्फ इंडक्शन में क्या हो रहा है?
अब एक लाइन आप कॉपी में नोट कर लिए होंगे, क्या लिखा आपने कि व्हेन करंट चेंजेस इन ए कॉइल, किसी भी कॉइल में यदि करंट बह रही हो और हम यदि उसको चेंज करें, किसी भी कॉइल में करंट बह रही हो और हम उसको चेंज करें तो क्या होगा, चेंजेज इन ए कॉइल, देन तो होता क्या बेटा, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट, तो एक ईएमएफ भी इंड्यूस हो जाता है और एक करंट भी इंड्यूस हो जाता है। तो करंट, ईएमएफ और करंट दोनों इंड्यूस हो जाते हैं। ओके, अच्छा देखो करंट, ओके, करंट प्रोड्यूस या इंड्यूस सब लगा सकते हो, यहाँ इंड्यूस शब्द भी लगा सकते हो ना। तो इंड्यूस्ड इन द कॉइल में प्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी कि इंड्यूस हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस। इसी को सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। सेल्फ क्यों, क्योंकि एक ही कॉइल है इसलिए सेल्फ शब्द लगा। म्यूचुअल, जब दो कॉइल रहेंगे तो म्यूचुअल शब्द लग जाएगा। ओके, चले अब बेटा ये क्या शो कर रहा है, जानते हो कि इसका दिशा ना, तो अब लिख दीजिए यहीं पर द डायरेक्शन ऑफ induced current, the direction of induced current will be such that it opposes the cause by which it produces, ओके, जिस कारण से यह उत्पन्न हुआ है उसी कारण का विरोध करेगा। जानते हैं कौन सा नियम है यह, इंडक्शन का थर्ड लॉ यानी कि लेंज लॉ है यह ना। तो उसी कारण का, यानी कि जिस कारण से यह इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हुई होगी वह उसी कारण का क्या करेगा, विरोध करेगा, पक्का विरोध करेगा उसी का। सेल्फ अपने ही अंदर ओके, अपने ही अंदर इंड्यूस करंट का विरोध करेगा। ठीक, यानी कि इंड्यूस्ड करंट की दिशा ऐसी होगी कि वह जिस कारण से इंड्यूस हुआ है उस कारण का विरोध करेगा। क्लियर, चलिए आ जाओ। तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी सच दैट इट अपोजेस द कॉज बाय व्हिच इट प्रोड्यूसेस, जिस कारण से यह प्रोड्यूस होता है वह उसी कारण का विरोध करता है। यानी कि करंट की जो करंट इंड्यूस हुआ है ना, वो क्या करेगा, विरोध करेगा। और विरोध करने के लिए क्या करेगा, कैसे विरोध करेगा, उल्टे दिशा में बहेगा और क्या। यानी कि जब करंट की ग्रोथ हो रही होगी, करंट बढ़ रहा होगा तो बढ़ने का विरोध, और जब घट रहा होगा तो घटने का विरोध, दोनों तरह से विरोध। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते बेटा। ये नोट हो गया इतना, हाँ जल्दी देखिए, नोट हो गया। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी सच दैट इट अपोजेस द कॉज बाय व्हिच इट प्रोड्यूसेस। तब अब विरोध कैसे करेगा, तो आइए मैं दिखा दूं कि विरोध कैसे करेगा बेटा ना। आइए अब डायग्राम बनाया जाए और समझा जाए इसको कि विरोध कैसे करेगा। चलिए देखते हैं। सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण। चलो बेटा आ जाओ। सपोज करिए कि ये एक कॉइल है, ये एक कॉइल बेटा, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है ना, और यह एक रिहोस्टेट से जुड़ा हुआ है। एक रिहोस्टेट लगा दिया, एक कुंजी लगा दिया जाए, की लगा दिया जाए। ओके, अच्छा एक क्या बेटा, यह ऐसे जब एरो लगा देते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर जब एरो लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं रिहोस्टेट ना, RH लिखते हैं इसको, रिहोस्टेट। यानी रिहोस्टेट मीन्स क्या होता है बेटा, यह एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है कि जिसके मान को आप उस पर स्लाइडर एक लगा होता है ना, ऐसे पाइप होता है, उस पर तार लिपटे होते हैं, ठीक है।
तार लिपटे होते हैं उस पर, ठीक। और एक स्लाइडर लगा होता है, तो स्लाइडर को आगे पीछे खिसका करके आप तार की लंबाई को चेंज कर लेते हो। और जानते हो R बराबर रो एल बाई ए होता है, R बराबर रो एल बाई ए। तो स्लाइडर को जब कम अधिक आप ना जब दूर करेंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, तो लेंथ बढ़ जाएगा, तो लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, आज जब पास ला दोगे एक किनारे के दूसरे किनारे पर जब पास लाओगे तो लंबाई तार की छोटी हो जाएगी ना, क्योंकि जो स्लाइडर है वो उस पर चिपका हुआ है तो छोटी हो जाएगी। क्लियर। तो जब वो छोटा हो जाएगा, लंबाई जब छोटी हो जाएगी, वही सर्किट कंप्लीट करता है, तो लंबाई छोटी हो जाएगी तो रेजिस्टेंस छोटा हो जाएगा ना। तो यानी कि यह एक वेरिएबल रिहोस्टेट क्या होता है बेटा, यह एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है ना। यह एक आप अपने हाथ से आगे पीछे करके इसको रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हो, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस है यह, क्या बेटा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, चलो। और ये क्या है, एक बैटरी लगी हुई है, ए प्लस टर्मिनल बैटरी का है, ठीक। बस ये हो रहा है बेटा। चलो अब क्या करना है हमको, हम लोगों को प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द सेल्फ इंडक्शन, होता ही क्या है। तो चलिए देखते हैं। आइए की प्रेस करिए, ऑन करिए, इसको ऑन करिए। ऑन करने के लिए क्या करोगे बेटा, प्रेस करोगे, प्रेस कर दो, ऑन हो गया। ओके, जो ही आपने प्रेस किया करंट बहना शुरू हो गई, करंट बहना शुरू हो गई। चलिए, करंट बहना शुरू हो गई तो क्या होगा, देखो भाई यह है आई ना, ये क्या है बेटा, आई। तो आई, दिस इज द आई, मेन करंट ये बैटरी से जा रही है, ठीक। बैटरी से करंट जब जा रही है ना, ओके, चलिए बैटरी से करंट जा रही है, तो जब बैटरी से करंट, पहले मान लीजिए कि इसमें 5 एम्पियर की करंट बहनी है, तो सीधे 5 एम्पियर तो हुआ नहीं होगा, है कि नहीं, सीधे 5 एम्पियर नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। क्या हुआ होगा, 0 से 5 हुआ है ना, तो 0 से 5 होने में कुछ तो समय लगा होगा। उस समय, उस टाइम इंटरवल में क्या हुआ था, तो जो करंट बहना शुरू करी 0 से आगे बढ़ी, तो जानते हो कॉइल है, और कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है बेटा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे होती हैं, याद है ना। सोलिनॉइड पीछे पढ़ते आए होंगे, सब लोग पढ़े होंगे फर्स्ट क्लास, कहीं किसी को डाउट ना रहे ना। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्सेस, देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्सेस, एक कॉइल है, एक कॉइल के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे होती हैं, बाहर निकलती कॉइल से तब वो दूर जाती है ना, एक दूसरे से स्कैटरिंग इनकी हो, जैसे लगता है स्कैटरिंग हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स लगता है इनके बीच, तो दूर जाती हैं, ठीक। चलो, ये दूर जाती हैं, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, अब तो इधर तो ये लाइंस इस कॉइल के अंदर, ये लाइंस ना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्सेस कैसे होंगी, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्सेस, ऐसे होंगी कॉइल के अंदर, ठीक। लाइन कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, खींचते समय इन सब बातों का ध्यान रहे, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, अब और आगे बढ़ते बेटा, और हो क्या रहा है इसमें, ठीक है ना। चलिए, तो सपोज किया जाए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब अब 0 से देखिए तो पहले क्या हुआ होगा, ध्यान दीजिएगा, पहले क्या हुआ बेटा, पहले 0 से करंट 1 एम्पियर हुई होगी, 1.5 एम्पियर हुई होगी, 1 पॉइंट कुछ हुई होगी, 1 पॉइंट कुछ हुई होगी ना, ऐसे ऐसे 2 हुई होगी, 2.5 हुई होगी, 3 हुई होगी, मतलब थोड़ा कुछ भी टाइम लगे, भले ही वो टाइम हमारा मिली सेकेंड रहे, भले ही वह मेरा टाइम माइक्रो सेकंड हो, लेकिन कुछ तो समय लगा ना। तो उस समय के अंदर क्या हुआ, तो उस समय के अंदर क्या हुआ, ये बढ़ना तो अब पहले क्या हुआ होगा, 1 लाइन हुई होगी पहले, फिर 2 लाइन हुई होगी, 3 हुई होगी, 4 हुई होगी, 5 हुई होगी, 6 हुई होगी, 7 हुई होगी, लाख हुई होगी, ऐसे ही बढ़ती लाइन से जाइए। जानते हो कि लाइन जैसा कुछ होता नहीं, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसा कुछ होता है, नो। क्या होता है वह, जस्ट लाइक द क्लाउड फील्ड, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, कैसी होती है, जस्ट लाइक द क्लाउड, डेंस क्लाउड, जस्ट लाइक द डेंस क्लाउड। लाइन तब हम लोग क्यों खींचते हैं, तो लाइन तो हम लोग मात्र ना जैसे कि अपने समझने के लिए खींचते हैं, या पढ़ाने के लिए खींचते हैं, पढ़ने के लिए खींचते हैं, कि लाइन खींच के उसको हम लोग समझते हैं। दिस इज द कन्वेंशन ऑल ओवर द वर्ल्ड ना, पूरे विश्व में यह मान्यता है, एक कन्वेंशन है, धारणा एक बनी हुई है कि ऐसे खींचा जाना है उसको। लाइन जैसा कुछ होता तो है नहीं, ओके, वो तो एनर्जी है। और जस्ट लाइक द क्लाउड, जैसे ठंडा में कुहेसा नहीं देखते हो, ऐसे रहता है कोहरा, फॉग, जस्ट वैसे ही एकदम से डेंस क्लाउड। फोटोग्राफ लिया जाए तो दिखाई पड़ता है ना। चलो
ओके कमान, तो और क्या हो रहा है यहाँ पर, तो चलिए मान लिया कि बेटा बी फील्ड है, ठीक है ना बेटा। तो सिंस देख रहे हो कि दिस फील्ड इज नॉट द कांस्टेंट, कब तक नहीं कांस्टेंट है बेटा, कब तक नहीं कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो b का मान है, b इज नॉट कांस्टेंट, b इज द b नॉट t, यानी कि दिस b इज द फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि समय के साथ उस जब तक वो पीक वैल्यू ना, जब तक वो करंट अपने पीक पे नहीं पहुँच गया, 5 एम्पियर उन्होंने बोला कि पीक है, तो जब तक 5 एम्पियर करंट नहीं हो गया तब तक समय के साथ फील्ड क्या हो रही थी, बदल रही थी, समय के साथ फील्ड बदल रही, टेल रीचिंग करंट एट पीक वैल्यू, यानी मैक्सिमम ना, पीक वैल्यू आई नॉट, तो आई नॉट तो हम लोग क्या मान लिया बेटा, पीक वैल्यू मान लिया ना। तो देख रहे हो कि बी इक्वल टू बी नॉट टी, यानी कि क्या हुआ, और ए बी नॉट क्या बेटा, मैक्सिमम वैल्यू जितना हो सकता था, मैक्सिमम करंट पर मैक्सिमम वैल्यू है यह, आई नॉट इज द पीक करंट एंड दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच मे बी पॉसिबल इनसाइड दिस। ओके, अब आगे क्या हुआ, हाँ अब जा देखना बेटा, तो फिलहाल हमारी करंट कहाँ से जानी थी, जीरो से कितना, बोलो जल्दी, जीरो से कितना, जीरो से 5 एम्पियर मान लो, तो 5 एम्पियर जानी थी, 10 एम्पियर 20 एम्पियर कुछ भी मान लो, तो जीरो से 5 एम्पियर मान लो करंट जानी थी बेटा, या 1 एम्पियर जानी थी, 2 एम्पियर कुछ भी मान लो, तो जानी थी ना। उस टाइम इंटरवल में क्या हुआ, ये यहाँ फ्लक्स बढ़ना शुरू होगा ना, उस टाइम इंटरवल में फ्लक्स बढ़ना शुरू होगा, तो जब फ्लक्स बढ़ेगा तो जानते हो कि जब भी कहीं पर फ्लक्स की संख्या चाहे बढ़ रही होती है या चाहे घट रही होती है, किसी मेटल सरफेस से पास होने वाली फ्लक्स की संख्या में ज्यों ही परिवर्तन होता है, ओके, और परिवर्तन वह चाहे जैसे हो रहा हो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ वहाँ पर दोनों सिरों के बीच में एक उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, एक सब पढ़ते आए हैं, पीछे सब वीडियो को थोड़ा भी डाउट हो बेटा तो पीछे के वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है ना, सब कुछ बहुत गजब का एक्सप्लेनेशन है। तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाता, और यदि सर्किट पूरी है, कंप्लीट है, तो उसमें करंट बहना तुरंत ही शुरू करता है, और वह उस करंट को कहते हो इंड्यूस्ड करंट बोलते बेटा। यहाँ पर अब क्या हुआ, यहाँ सर्किट तो पूरी है, ठीक, और ज्यों ही वह फ्लक्स बढ़ना शुरू किया, करंट इंड्यूज हो गई, और इंड्यूज होकर के क्या करेगी, जस्ट इसका विरोध करेगी। विरोध करने का मतलब क्या हुआ, विरोध करने का क्या हुआ बेटा, विरोध करने का ये हुआ कि इसको अपने पीक पर जल्दी पहुंचने नहीं देगी, विरोध का मतलब क्या हुआ कि हम पीक पर जाना चाहते हैं और हमारा कोई विरोध करना है, तो हमको क्या करेगा, जितना हो सके उतना देर कराएगा कि हम जल्दी न पहुंच पाए पीक पर। हमारे कोई आपको रोकना चाहता है कि आप IIT में तुरंत सिलेक्शन ना पाए या नीट में तुरंत सिलेक्शन ना पाए, तो क्या करेगा, आपको डिले कराएगा। तो वही बात यहाँ पर भी है ना, तो यहाँ पर क्या करेगा, वह विरोध करेगा। जब विरोध करेगा तो क्या हो जाएगा, देर होगा ना। तो कहते हैं कि व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन, तो इसका दूसरा डिफिनीशन है बेटा, क्या है यहाँ पर ना, दूसरा डिफिनीशन क्या है, द डीलेइंग ना, डीलेइंग मतलब बेटा देर होना, द डीलेइंग प्रॉपर्टी ऑफ मेन करंट टू रीच at peak value, the delaying property of main current to reach at peak value is called okay, क्या, self induction is called self induction. The delaying property of the main current to reach at peak value is called self induction. Clear? Because इसका मतलब ये हुआ कि जो डिलेइंग प्रॉपर्टी होती है दैट इज द सेल्फ इंडक्शन, इस सिंगल कॉइल में ना, किसमें, द डिलेइंग प्रॉपर्टी ऑफ मेन करंट टू रीच एट द
at peak value is called self induction in of a coil या in a coil, in a, हाँ एक कॉइल सिंगल कॉइल है बेटा, उसमें जो जिसमें हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि डिलेइंग प्रॉपर्टी। तो ये डिफिनेशन आपने ये पाया बेटा सेल्फ इंडक्शन का, ठीक। अब चलो, तो अब जो, हाँ अब एक बात हम लोग जानते हैं कि इन दोनों इंड के बीच, कॉइल के बीच हुआ क्या, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया कि नहीं हो गया, ये बोलो भाई, ई प्रोड्यूस हो गया। अच्छा, अब यदि रेजिस्टेंस आर हो, लेट रेजिस्टेंस इक्वल टू आर हो, पूरे उस समय, उस टाइम का रेजिस्टेंस आर हो, तो एक करंट प्रोड्यूस हो गई आई डैश इक्वल टू ई बाई आर, हो गई, इक्वल टू आई डैश इक्वल टू ई बाई आर, या इसको ई बराबर क्या होता है बेटा, ई बराबर माइनस एन फाइव बाई ना, एन डेल्टा फाइव बाई, या ऐसे कर दें कि माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। तो आई बराबर क्या हुआ, आई डैश बराबर क्या हुआ, माइनस एन बाई आर डी फाइव बाई डी टी। ये सो मच इंड्यूस्ड करंट विल बी प्रोड्यूस्ड। ओके, तो ये कौन सी करंट हो गई, इंड्यूस्ड करंट आई डैश इज द इंड्यूस्ड करंट। अब सवाल यह है कि इसकी दिशा क्या होगी, माइनस है ना, अपोज करना ना इसको। देखो तो अब इसकी दिशा क्या होगी, देखिए ये इसकी दिशा हो गई, क्यों हो गई भाई, क्यों हो गई, अरे विरोध करना था इसका, जब उल्टे दिशा में होगी तभी तो, देखो जब उल्टे दिशा में होगा तभी तो विरोध करेगा, और यदि उसी दिशा में हो गया तब तो जल्दी से पीक पे पहुंच जाएगा, और जब जल्दी पीक पे पहुंच जाएगा तब विरोध कहाँ होगा, तब तो सपोर्ट हो गया ना। तो ये उल्टे दिशा में करंट बहना शुरू हो जाएगी, उल्टे दिशा में तो बेटा करंट बहना शुरू हो गई। अब ये उसी दौरान हुआ, किस दौरान हुआ, उसी दौरान हुआ, यानी कि जब जीरो से करंट कहाँ पहुँच रही थी, आई नॉट पहुँच रही थी, इसी टाइम इंटरवल में हुआ ये, जीरो से आई नॉट पहुँच रही थी, उसी टाइम इंटरवल में हुआ ये फिलहाल। और अब इसको दूसरी तरह से समझा जाए इस बात को, ये तो हो गया, चलिए। तो कितना टाइम लगा, कुछ लगा होगा, करंट अपने पीक पर पहुंच गई होगी, कुछ समय लगेगा, करंट अपने पीक पर पहुंच जाएगी, कुछ समय लगेगा, करंट अपने पीक पर पहुंचना ही है, करंट अपने पीक पे पहुंच जाएगी, है कि नहीं। अच्छा, अब कांस्टेंट हो गया, अब ये वैल्यू कांस्टेंट देखो बेटा, अब जैसे मान लीजिए कि माइक्रोसेकंड, 2 माइक्रोसेकंड, 50 माइक्रोसेकंड, 10 मिलीसेकंड, कुछ भी सेकंड समय लगा हो, करंट आई नॉट पहुंच गई ना, यानी 5 एम्पियर मान लो बोला हमने कि पीक वैल्यू है इसकी, तो 5 एम्पियर पर करंट पहुंच गई। अब क्या हो, इसके बाद क्या होगा, अब इससे ज़्यादा तो करंट उसमें बढ़नी नहीं है, तो जब यह पीक वैल्यू पर पहुंच जाएगा ना, आई नॉट जब करंट हो गई, देखो आई नॉट हो गई, तो जब पीक वैल्यू अपना फॉलो कर लिया, यानी कि जब ये 5 एम्पियर हो गई, तो आई का मान तो कांस्टेंट हो गया कि नहीं, ध्यान देना बेटा। जब ये मैक्सिमम वैल्यू पा गया, यानी कि 5 एम्पियर पे पहुंच गया, तो पीक वैल्यू आई नॉट ना, आई नॉट मान लो बेटा, आई नॉट है यह, चलो यहाँ से हटा देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं, आई नॉट बराबर मान लो बेटा 5 एम्पियर है, मान लो 5 एम्पियर पहुंच गया, तो अब क्या होगा, आई नॉट का मान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो 5 भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो ई बराबर डेल्टा 5 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा 5 बराबर 0, तो डेल्टा 5 बराबर 0 हुआ, तो ई बराबर 0, तो आई बराबर आई डैश बराबर 0। ओके, मीन्स कि ज्यों ही अपने पीक वैल्यू पर पहुंच जाएगा, तो तुरंत यह इंड्यूस करंट आई डैश का मान 0 हो जाएगा, 0, पक्का 0 हो जाएगा। इसके बाद तब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, चलो अब मस्त क्या होगा, इस बार करंट बहेगी और क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया, 5 0 हो गया, 5 0 होगा तो ई 0 होगा, ई 0 होगा तो आई 0 हो गया, आई डैश 0 हो गया, अब आई रह जाएगा, तो यह आई
जो पीक वैल्यू है, मान लो हम लोग माने हैं पीक वैल्यू 5 एम्पियर ना, पीक वैल्यू हम क्या माने 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर करंट परमानेंट बह रही होगी आराम से, और इसके अंदर 5 डेल्टा 5 जीरो हो गया और 5 मैक्स हो गया होगा। तो देखो बेटा तब हो जाएगा, जो इसका 5 हो जाएगा मैक्स, जो इसका 5 होगा मैक्स, तो डेल्टा 5 बराबर हो जाएगा 0, बस हो गया है? तब इसके बाद क्या हुआ, हाँ अब सपोज करिए कि यह आप इसकी वैल्यू को, करंट के मान को आप बढ़ाना चाहते हैं या करंट के मान को आप घटाना चाहते हैं। सपोज करिए कि अभी प्रेजेंट टाइम में आर का मान कुछ है, यदि आर के मान को आप कम करें तो, और वोल्टेज भी कांस्टेंट, बैटरी लगी हुई है तभी कांस्टेंट है, तो यदि आप रेजिस्टेंस के मान को कम करें, इस देखिए लगाए हुए ना आप रियोस्टेट, तो यदि आप इस रेजिस्टेंस को कम करें तो करंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बोलिए जल्दी, बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी। आई बराबर वी बाई आर कम करोगे वी का आई का मान बढ़ जाएगा बेटा, आर कम करोगे तो आई का मान बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। चलो अब मान लो कि 5 एम्पियर से 10 एम्पियर करंट जानी है बेटा, ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह समझिएगा ना, कभी भूलने ना पाए लाइफ में। तो बस लाइफ की क्या जरूरत है, खाली बस हाँ अपना कब तक सिलेक्शन हो जाए, डॉक्टर बन जाओ, आईआईटी में चले जाओ, बोर्ड का एग्ज़ाम देना है तो बोर्ड टॉप करो, ओके, तब तक बिल्कुल मेंटेन रहे ना, जब तक तुम अपना टारगेट अचीव ना कर लो। फिर आप देखो बेटा, अब मान लो कि 5 एम्पियर है, अब 5 एम्पियर से तुम इसको 10 एम्पियर बढ़ा रहे हो ना, तो क्या करोगे, रेजिस्टेंस कम करोगे, आर की वैल्यू को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, रेजिस्टेंस हाँ आर कम करोगे स्लाइडर से, तो आई का मान बढ़ेगा ना, आई का मान क्या हो रहा है बेटा, आई का मान बड़ा है पक्का। चलो जहाँ तक सीख चुके वहाँ तक क्लियर हो ना यहाँ पर। चलो अब हम आगे चलते हैं इसके, देखो अब आगे हम चलते बेटा, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आर के मान को हम कम करने जा रहे हैं, ये तो नोट कर लिया ना, आई डैश से नोट कर लिया वैल्यू ना, क्या होता है आई डैश, चलो हाँ देख लो एक बार जल्दी से नोट कर लो, कर लिया, आओ हाँ देखो, चलो भाई, तो हाँ क्या बात हो रही थी हम लोग की, क्या बात हम लोग कर रहे थे बेटा, चलो देखो हम लोग कर रहे थे कि हम लोग आर के रेजिस्टेंस को हम लोग कम कर रहे थे और 5 एम्पियर से 10 एम्पियर तक करंट हम लोग इंक्रीज कर रहे थे। चलो अब इसको करंट को बढ़ाओ तो बेटा, अब जरा ध्यान देना बेटा, ग्रोथ हो रहा करंट का ना, तो मेन करंट मीन्स जो बैटरी से सप्लाई हो रही है मेन करंट बेटा, तो मेन करंट व्हेन, ऐसे लिख दीजिए कि व्हेन मेन करंट इंक्रीजेज, व्हेन मेन करंट इंक्रीजेज, तब क्या हुआ, तो जब मेन करंट इंक्रीज कर रहा था बेटा, इसका मान जब बढ़ रहा था तो यह विरोध कर रहा था, उसका अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था। तब क्या था, तब देखो बेटा यह मेन करंट आई था, तब आई डैश उल्टे दिशा में था, ध्यान देना, आई डैश उल्टे दिशा में था ना, मीन्स बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन में थे। अच्छा अब दूसरा पॉइंट लिया जाए, नंबर 2 ले लिया जाए, व्हेन मेन करंट डिक्रीजेज, मेन करंट डिक्रीजेज, यदि मेन करंट डिक्रीज कर रहा हो तो विरोध कैसे होगा, जल्दी बोलिए, मेन करंट डिक्रीज करना है, आर का मान यदि बढ़ाया जाए, रेजिस्टेंस बढ़ाया जाए तो डिक्रीज करेगा ना, तो व्हेन मेन करंट डिक्रीजेस तब क्या होगा, देखो बेटा ये कौन सा इसको क्या कहोगे, ग्रोथ हो रहा था, जब आर का मान कम हो रहा था तो ग्रोथ हो रहा था, है ना, और आर का मान जब बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, डीके, तो फिर 10 एम्पियर से करंट किस पे आने शुरू हो जाएगी, 0 एम्पियर पर आनी शुरू हो जाएगी। आर का मान बढ़ाओगे तो जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट गिरेगी, तो इसको कहते हैं बेटा डीके, डीके है, वही हम 2 शब्द यहाँ यूज कर रहे हैं बेटा। चलो आ गया, व्हेन मेन करंट डिक्रीजेस, यदि मेन करंट जब डिक्रीज करे तब क्या होगा, तो दोनों की दिशाएं, आई भी उसी दिशा में होगी, देखो यही ना, आई और आई डैश
ना, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। हाँ, फैंटास्टिक पॉइंट, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो दोनों एक दिशा में बहती हैं। ये पॉइंट जल्दी से नोट करो। मेन करंट जब इंक्रीज करती है तो क्या होता है, मेन करंट जब डिक्रीज करती है तो क्या होता है। मेन करंट तो इंक्रीज डिक्रीज कैसे करोगे, उसके लिए रियोस्टर लगाए हो, रेजिस्टेंस के मान को चेंज करोगे, करंट को चेंज करोगे, करंट को बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। तो जब करंट बढ़ाओगे तो कहोगे ग्रोथ, जब करंट डिक्रीज करोगे तो कहोगे डीके। और दोनों ही सिचुएशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट बहेगी, और करंट की दिशा जब ग्रोथ होगा तो अपोजिट, जब डीके होगा तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो दिस प्रोसेस द डिलेइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी कॉइल ड्यू टू इट्स ओन अपोजिशन, इसके खुद के विरोध के कारण जो डिलेइंग प्रॉपर्टी होती है कॉइल की, दैट डिलेइंग प्रॉपर्टी यानी कि वह देर करने की प्रक्रिया, दैट डिलेइंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। पक्का? क्या हो रहा है बेटा? धुनाई किसकी? सेल्फ इंडक्शन की। P100 फिजिक्स, मैं आपका STP सर। क्लियर? ओके, फैंटास्टिक, तैयार हो गया, यहाँ तक पहुँच गए सब लोग। तो जो भी लाइन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिस लाइन में यह क्वेश्चन बन करके आ सकता है, वो सारी लाइन मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि डिलेइंग प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है ना। चलो बेटा, ये तो क्लियर हो गए। तो जब, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, जब करंट का, तुम मेन करंट का ग्रोथ कर रहे होगे, बढ़ा रहे होगे, तो क्या होगा? जल्दी बोलो, करंट का डायरेक्शन दोनों किधर होंगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। दोनों करंट, कौन दोनों करंट? एक मेन करंट और एक इंड्यूस्ड करंट, किधर होंगे? दोनों अपोजिट होंगे। ठीक, अच्छा, और जब क्या, जब करंट का डीके कर रहे होगे तो क्या होगा? दोनों करंट, कौन सी दोनों? एक मेन करंट और एक इंड्यूस्ड करंट, दोनों किस दिशा में होंगी? दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी। बोलो, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? किसी भी कॉइल की डिलेइंग प्रॉपर्टी, खुद का अपना विरोध करने की प्रक्रिया सेल्फ इंडक्शन कहलाती है। पक्का? तैयार? ओके, चलो अब यहाँ से आगे मैथमेटिक्स क्या है यहाँ पर है। ये तो रहा थ्योरी कि सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे चलो, अच्छी तरह से बना चुके होंगे, नोट कर लिए होंगे, फर्स्ट क्लास। हाँ, चले अब यहाँ पे जो मैथमेटिक्स क्या बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, चर्चा वहाँ चलते हैं। तो अभी आपने देखा है कि ई प्रोड्यूस हुआ है, सब कुछ देखे हो अभी, तो आ जाओ फटाफट यहाँ पे। हाँ, क्या बेटा? तो देखते हम ये हैं कि जैसे जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, जानते हो कि फाई बराबर क्या होता है? चलो यहाँ स्टार्ट किया जाए बेटा। फाई बराबर क्या होता है जानते हो? फाई बराबर क्या होता है? जल्दी बोल दो। फाई बराबर BA cos थीटा होता है, सब कुछ याद आ रहा है ना? यानी कि फाई बराबर क्या होता है बेटा? फाई बराबर ना क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ कितना, किसका? B.ds। ऐसा पीछे बहुत ज़बरदस्त पढ़ चुके हो, ठीक? हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि पीछे सब कुछ पढ़ चुके होंगे। यदि कोई ऐसा है कि जो नहीं पढ़ा हुआ है तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी पीछे जाके पढ़ डालो सब। तो फाई बराबर, तो क्या होगा बेटा? फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.ds। क्लियर? ओके, यहाँ हमको जरूरत किस बात की है? यहाँ हम ये देखना चाहते हैं कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, यदि एरिया कांस्टेंट रहे तो, है ना? और जानते हो कि सिंस B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो दीज टू इक्वेशन शो दैट फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मीन्स क्या कि जैसे जैसे तुम करंट का ग्रोथ कर रहे थे, जब तुम करंट का ग्रोथ कर रहे थे तो फ्लक्स, नंबर ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल इंक्रीज कर रहे थे, ठीक? अच्छा, और जब करंट को डिक्रीज कर रहे थे तो क्या हो रहा था? जब करंट को डिक्रीज कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि नंबर ऑफ द लाइंस यानी कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल, कॉइल से होकर गुजरने वाली की संख्या घट रही थी, फ्लक्स घट रहा था। तो जानते हो कि चाहे बढ़े या चाहे घटे,
इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों ही केसेज में प्रोड्यूस होते हैं, इंड्यूस्ड करंट दोनों ही केसेज में प्रोड्यूस होती है। अंतर क्या होता है? अंतर यही अभी देखा कि जब ग्रोथ हो रहा होगा तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जब डीके हो रहा होगा तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है ना? चलो अब और आगे बढ़ा जाए। तो चूंकि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड देयरफॉर नाउ यू कैन राइट फाई इक्वल टू एनी कांस्टेंट पुट हियर एनी कांस्टेंट। तो दैट कांस्टेंट बाय कन्वेंशन टेकन एल, ऑलवेज एल ही लेना है बेटा यहाँ पर ना, ए फिक्स है। तो फाई इक्वल टू एल आई, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द वेरी सिंपल, यू कैन राइट फाई इक्वल टू एल आई। तो फिर क्या हुआ? तो क्या हुआ क्या, जो यहाँ कांस्टेंट है ना बेटा, जो यहाँ कांस्टेंट है तो L इक्वल टू ना, यदि कॉइल की सारी चीज़ें कांस्टेंट हों, नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल, वायर, यदि कॉइल की सारी चीज़ें वैसे की वैसे रहे बेटा, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो किसी भी कॉइल का ना जो L आया है वह L के मान कांस्टेंट होता है। अब L है क्या? तो सेल्फ इंडक्टेंस। हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़े होंगे या पढ़ोगे क्या? सेल्फ ना इंडक्टेंस कहते हैं स्वप्रेरकत्व। क्या लिखे बेटा? स्वप्रेरकत्व। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस L इक्वल टू क्या? सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक बेटा, तो L को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, यही है सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस L। एंड देयरफॉर नाउ यू कैन राइट L इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? जब देखो बेटा, L बराबर लिख सकते हैं हम ना फाई बाई आई, लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, जानते ही हो इसको, यूनिट की बात करें तो इसको कहते हो वेबर और इसको कहते हो क्या? एम्पियर। वेबर पर एम्पियर कर सकते हो, लिख सकते हो नहीं? लिख सकते हो। यहाँ से दिखाई दे रहा है कि L क्या हुआ? स्वप्रेरक बेटा ना। अच्छा, और ये चीज़ जो आई, यानी कि किसी भी कॉइल का जो L की वैल्यू होती है, यह उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आई ना। तो दिस इज द L इक्वल टू L मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस is the characteristic property of the coil ना, कि L इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल एंड, और यही है ना, इसको एक नए नाम से जानते हैं। किस नाम से? एंड कॉल्ड व्हाट? एंड कॉल्ड क्या बेटा? इलेक्ट्रिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। मीन्स ये नाम अच्छी तरह से अंडरलाइन करो बेटा, ये लाइन ना, क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। इसको L को इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया ना, इसको इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया का कारण क्या होता है? इनर्शिया क्या होती है? काज ऑफ द फोर्स। इनर्शिया काज ऑफ द फोर्स होता है। इसका मतलब यह है कि इनर्शिया क्या है? इनर्शिया जो है ना किसी बॉडी की, तो जानते हो इनर्शिया 3 प्रकार की होती है, तो मैकेनिक्स में सब पढ़े हो बेटा वहाँ पे। तो ये इनर्शिया, तो जैसे वहाँ इनर्शिया पढ़े हो ना, वैसे ठीक यहाँ भी इनर्शिया, लेकिन इस इनर्शिया को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल इनर्शिया बोलते हैं। तो किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या बेटा? इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है। यानी क्या कि जब हम उसमें करंट बहाना चाह रहे हैं तो उसका विरोध कर रहा है। ठीक वैसे ही कि जैसे मास को जब उठा रहे थे तो उसका विरोध हो रहा था, तो इनर्शिया था। और उसका नाम क्या था? नाम क्या था? इनर्शिया पोजीशन या इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब हम कार की स्पीड बढ़ाना चाह रहे थे या घटाना चाह रहे थे, तो स्पीड का बढ़ाना या घटना दोनों का विरोध हो रहा था। जब घटा रहे थे तब भी विरोध, जब बढ़ा रहे थे तब भी विरोध, यानी कि वहाँ पर भी एक इनर्शिया था। वो कौन सी इनर्शिया था? इनर्शिया ऑफ मोशन। उसका मैग्नीट्यूड क्या था? लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग।
ठीक ऐसे ही जब हम कार चला रहे हैं उसी दिशा बदलना चाहे तब भी हमको फोर्स लगाना पड़ रहा था, और जब हम दिशा बदल रहे थे तब भी वहाँ पर विरोध हो रहा था। इसे क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा, ये अभी वो भी एक इनर्शिया के कारण ही हो रहा था कि दिशा बदलने के लिए भी फोर्स की जरूरत पड़ रही थी। उसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, दिशा की कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता। तो जैसे वहाँ 3 प्रकार की इनर्शिया पड़े थे, वैसे ही एक यहाँ इनर्शिया दिखाई दे रही है, और इसको कहते हो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। क्लियर। और यही रीजन है कि जैसे वहाँ पर आपको इनमें से किसी में चेंज करना हो, चाहे आपको लीनियर मोमेंटम में चेंज करना हो, चाहे आपको दिशा में चेंज करना हो, चाहे पोजीशन में चेंज करना हो, फोर्स की आवश्यकता होती है। फोर्स की आवश्यकता होती है, और फोर्स की आवश्यकता हुई, वर्क डन हुआ। तो ठीक जैसे वहाँ वर्क डन होता है वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है। तो यहाँ पर भी तो करंट को फ्लो कराना चाह रहे हो, तो करंट को फ्लो करा रहे हो तो देख रहे हो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है। इनर्शिया के कारण क्या करना होगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कौन लगाएगा फोर्स, यहाँ पर फोर्स कौन लगाएगा, बैटरी। इसीलिए लिए हो ना, तो इस बैटरी को फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब बैटरी फोर्स लगाएगी तो बैटरी वर्क करेगी। जब बैटरी फोर्स लगाएगी तो बैटरी वर्क करेगी। अब बैटरी ने वर्क कितना किया, तो अब करंट को फ्लो कराने के लिए बेटा इस इनर्शिया के कारण काज, यही इनर्शिया इसका काज है ना। तो अब वर्क करना पड़ा और वर्क डन, अब वर्क होगा। कारण कौन रहा वर्क डन का, इनर्शिया। कारण कौन रहा बेटा, इनर्शिया ना। ये ऐसे लगा दिया जाए यहाँ से, कारण कौन रहा, इनर्शिया। ओके, इनर्शिया किसका, वर्क डन का। अब वर्क करना पड़ेगा इसको। अब ये कितना वर्क करेगा, तो W बराबर क्या, कितना इंड्यूस किया है, E। कितना चार्ज फ्लो कराया, मान लिया कि DQ, तो इसने इतना वर्क किया। हाँ, अच्छी तरह से नोट करो। W बराबर कितना बैटरी को वर्क करना पड़ा, W बराबर E गुणे DQ, E इंटू DQ। ये वर्क करना पड़ा। ये किसके अगेंस्ट हुआ है वर्क, किसके अगेंस्ट हुआ बेटा, यह इलेक्ट्रिकल इनर्शिया न होती, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया न होती तो वर्क नहीं करना पड़ता। हो गया, यहाँ तक पहुँच गए सब लोग, पक्का, फर्स्ट क्लास। चलो क्या हो रहा है, धुनाई किसकी, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। ओके, खूब अच्छी तरह से, क्या, क्यों, कैसे, आगे बढ़ा जाए। हाँ बोलो भाई, आगे बढ़े। ओके चलो, अब यहाँ से आगे बढ़िए बेटा। ये हो गया, नोट कर लियो ना, फाई बराबर LI। अब ये कभी भूलने ना पाए ना। और L कैसे मैं निकाल रहा हूँ देखिए, भूलने ना पाए। यूनिट वगैरह कैसे निकाल रहा हूँ, ये सब क्या है, डिफिनीशन वगैरह कुछ भी, कोई लाइन भूले नहीं। अब यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, चलो। हाँ, ये सब नोट कर लिया ना, सो एकदम जैसे है बिल्कुल वैसे नोट कर लिए कॉपी में। और आगे छोटा, और आगे बढ़ते। अब जा देखना, अभी जो, तो अब ये तो हम लोग सपोज किया जाए कि इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस ना बेटा, सपोज किया जाए इन दिस प्रोसेस व्हाट हैपन, इन दिस प्रोसेस चेंज इन द फ्लक्स, चेंज इन द फ्लक्स कितना बेटा, सपोज किया जाए डेल्टा फाई है। समय कितना लिया, टाइम, कितने देर में फ्लक्स चेंज हुआ है, टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल ना मान लिया जाए कितना हुआ, डेल्टा टी हुआ। ठीक, तो E बराबर कितना हुआ, याद ही है, एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, या इसी को कहते हो E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। लाइन कर लो बेटा, ये तो क्लियर ही हो यहाँ तक, है ना। अब आ जाइए, तो अभी अभी देखे हो कि फाई बराबर कुछ आया था, फाई बराबर पाए हो LI, पाए हो ना, फाई बराबर अभी अभी देखेंगे फाई बराबर L आया था। E में फाई के स्थान पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो E बराबर कितना आया, माइनस एन, और फाई के स्थान पे ना D बाई डी टी, और फाई के स्थान पे रख दीजिए LI, रख दिया। चलिए, E बराबर n नंबर ऑफ टर्न्स है, यदि नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा n, यदि मान लो एक ही टर्न है तो यह 1 हो जाएगा। तो देखो माइनस n और क्या बेटा
एल ना, एल बाहर ले लो, एल कांस्टेंट है, बाहर ले लो, डी आई अपॉन डी टी। हमको तो अब सपोज करो कि नंबर ऑफ टर्न 1 है, नंबर ऑफ टर्न्स ना बेटा, यहीं पे लिख दो, नंबर ऑफ टर्न्स ना, एन मान लो 1 है, तो देखो ई बराबर कितना हुआ, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। अब एल की वैल्यू हमको चाहिए बेटा, माइनस 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 कहाँ से आया है, जान ही रहे हो, माइनस क्या शो करता है बेटा, अपोजिशन शो करता है, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं बेटा, अपोजिशन शो करता है ना, विरोध शो करता है। तो एल बराबर क्या हुआ, ई अपान क्या, डी आई बटा डी टी। ओके ठीक, जल्दी नोट करिए तो मैं डिस्कस करूँगा और आगे। हो गया, आप जा देखो, हाँ अभी यहीं से देखिए, हटा दे तो बन गया होगा, पहले बना लिए होंगे सब। चलिए देखो, अब यहाँ से देखना, लेट, अब कैसे डिफाइन करेंगे इसको, लेट डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड। यानी क्या है बेटा, डी आई बाई डी टी क्या शो कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट। क्या शो कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट, है कि नहीं। देखिए, लेट डी आई बाई डी टी बराबर 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो क्या हुआ 1 एम्पियर पर सेकेंड ना, 1 एम्पियर 1 सेकेंड में, 1 एम्पियर पर सेकेंड, तब क्या हुआ, एल बराबर माइनस ई हुआ ना। या मैग्नीट्यूड की बात करें, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो एल इक्वल टू ई लिख सकते हैं ना, मॉड ऑफ विल बी हाउ मच। चलो एल बराबर ई हो गया, लेकिन कब, जब डी आई बाई डी टी का मान 1 एम्पियर पर सेकेंड होगा तब, बस क्लियर। चलो अब देखिए, तो सेल्फ इंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करोगे बेटा, है ना, हटा दें, ये सब हो गया होगा। चलो, तो सेल्फ इंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करोगे, कहोगे कि सेल्फ इंडक्टेंस इज द, सेल्फ लिखिए, सेल्फ इंडक्टेंस is the magnitude of induced EMF. Self inductance is the magnitude of induced EMF when rate of change of current is 1 एम्पियर पर सेकेंड। मीन्स कि जब कभी भी डी आई बाई डी टी का मान 1 एम्पियर पर सेकेंड होगा, ऐसे केस में एल का मान ना, न्यूमेरिकल वैल्यू ई के बराबर होगा। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। What is the self-induction and what is the self-inductance? Self-inductance of a coil is the characteristic property, and this is called electrical inertia. मेन काम क्या है इसका, यदि करंट का ग्रोथ हो रहा हो तो ग्रोथ का विरोध करे, और यदि डीके हो रहा हो तो डीके का विरोध करे, दोनों समय विरोध करता है। हो गया, चलिए नोट कर लीजिए। तो ये था बेटा सेल्फ induction and self inductance. Just like now, the next point is the mutual induction and mutual inductance theory. हेडिंग डाल दीजिए तब तक, म्यूचुअल इंडक्शन, यानी अब यहाँ पर म्यूचुअल शब्द है बेटा, तो अब यहाँ पे 2 कॉइल हमको ले लेना होगा ना, और एक को कहते हैं प्राइमरी और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी, ठीक है ना। हम लोग 2 कॉइल अब यहाँ पर लेंगे, क्योंकि म्यूचुअल 2 के बीच की बात हो रही है, म्यूचुअल, ठीक है। आ जाओ, अब हेडिंग डाल दीजिए, म्यूचुअल
इंडक्शन ना, व्हाट डू यू मीन बाय द म्यूचुअल इंडक्शन, क्लियर। तो पहले म्यूचुअल इंडक्शन बेटा है क्या, चलिए फटाफट दो कॉइल बना दिए, अब एक नहीं या दो ले लेना है ना, दो कॉइल ले लीजिए आप, ले लिया एक कॉइल ले, जैसे अभी अभी बना था ठीक वैसे ही रियोस्टर लगा दीजिए ना, एक की लगा दीजिए, बस हो गया, ऑन कर दीजिए, ऑन कर दीजिए सर्किट को। ये क्या है, RH, हाँ ये बैटरी और करंट बह रही है। अब यहाँ दो हैं तो एक में IP नाम दे दिया जाए, प्राइमरी ना बेटा, इसमें जिसमें बैटरी लगी होती है, यानी कि जिसमें सोर्स ऑफ सप्लाई होता है, जिसमें बैटरी होती है उसको प्राइमरी बोलते हो। और दूसरा कॉइल एक बगल में यहीं रख दो ना बेटा, इसको रख दिया जाए, दूसरा कॉइल हम लोग रख दिए हैं जस्ट बगल में ना, और इसमें कोई बैटरी वगैरह नहीं है, इसमें कोई बैटरी नहीं है ना। लेकिन अब सर्किट पूरी होगी, सर्किट यदि कंप्लीट होगी तो करंट बहेगी, यदि सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो नहीं बहेगी ना, तो खाली इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा। देखना अब यहाँ पे देखिए ये दो है ना पॉइंट, इन दोनों बिंदुओं के बीच, अब यहाँ पर सर्किट पूरी करने के लिए क्या किया जाए, एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, मीन्स सर्किट पूरी हो गई, R हो गया बेटा, ठीक है। चलो जितना R रहेगा, R का मान ज़्यादा होगा तो कम करंट प्रोड्यूस होगी, यदि R का मान कम होगा तो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगी ना। चलिए अब हाँ करना क्या हम लोगों को, ओके अब पहले डिफाइन कर दी। हाँ ये कौन सी कॉइल है, जिसमें याद रहे पॉइंट, जिसमें बैटरी लगी होती है, जो सोर्स होता है यानी कि जिसमें आप करंट को चेंज कराते हो उसे बोलते हो प्राइमरी, प्राइमरी कॉइल। और जिसमें कुछ नहीं होता है, बैटरी वगैरह नहीं होती है, जिसमें इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होता है उसको कहते हो सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल ना, तो उसमें कहते हो सेकेंडरी कॉइल, हो गया। चलो अब क्या करना बेटा, देखो यहाँ करंट क्या बह रही है, IP है ना, इसमें करंट IP बह रही है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज करिए कि करंट IP का ग्रोथ करा रहे हैं, मान लीजिए कि IP का हम ग्रोथ करें, ग्रोथ कराने के लिए क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे, तो आप इसमें रेजिस्टेंस को डिक्रीज करिए तो IP में करंट क्या होना है, इंक्रीजेज, IP इंक्रीज करिए, हाँ कहाँ लिख दिया जाए, चलिए बेटा हाँ यहाँ पे आ जाइए, लिखिए कि IP इंक्रीजेज ना, IP को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, कैसे इंक्रीज करिएगा, R के मान को घटाई, करंट अपने आप बढ़ेगी। जो करंट बढ़ना शुरू हुई ना, तो इसमें से जो भी कॉइल होंगी, तो इसको हम लोग ये थोड़ा दूर हम लोग बनाए हैं फिगर, इसमें ऐसा होगा, दोनों कॉइल की ऐसी सेटिंग होगी कि जितनी फ्लक्स प्राइमरी से पास निकल रही है वो सेकेंडरी में जा रही है। अब इसको बोलते हैं कपलिंग, क्या बोलते हैं बेटा, कपलिंग। अब ये सब अभी आगे टॉपिक आएगा, अभी हम लोग जो मेन टॉपिक है क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, तो खाली हम अभी वो समझाने आपको जा रहे हैं। तो इसमें से जो कॉइल निकल रहे होंगे ना, तो जितनी भी लाइन्स इसमें से निकल रही होंगी, ये मान के चलिए कि वो सब की सब किससे पास कर रही हैं, हाँ सेकेंडरी से पास कर रही हैं, ठीक। हाँ लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि ना दोनों की जो कॉइल होती हैं तो उनके बीच में एनर्जी का लॉस होता है, मैग्नेटिक एनर्जी का लॉस होता है, यानी कि जो कॉइल होती हैं, जो दोनों कॉइल के बीच में जो लाइंस होती हैं वह इधर उधर हो जाती हैं ना। जैसे अभी मान लो अभी यहीं पर है तो यहाँ पर स्कैटरिंग हो जाए, बाहर निकल जाए, तो जब वो बाहर निकल जाती है तो कहते हो ना उसको कहा जाता है कि फ्लक्स लीकेज, क्या बोलते हैं, फ्लक्स लीकेज। लेकिन अभी लीकेज वाला टॉपिक है नहीं, इंडक्शन है तो हम खाली इंडक्शन समझते हैं ना, केवल हम लोग इंडक्शन समझते हैं बेटा, जो टॉपिक है केवल उस पर ध्यान देते हैं अभी, फिर अभी लीकेज वाला काम अभी आगे पढ़ा जाएगा, ठीक है ना, लॉस ऑफ एनर्जी आएगा वहाँ पढ़ा जाएगा। तो सपोज करिए कि यहाँ पर 100% कपलिंग है, यही मतलब हुआ 100% पास कर रहा तो 100% कपलिंग है, सपोज दैट मान लो बस ना, कुछ देर के लिए मान लिया कि 100% कपलिंग हो रही है। चलो तब होगा क्या, हम लोग IP को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं,
तो एक में जो हो रहा था वो तो हम लोग देखे ही हैं कि एक में क्या हो रहा था, इसके अंदर क्या हो रहा था। इसके अंदर जो हो रहा था वह सेल्फ इंडक्शन था। अब हमको देखना है, इसमें चेंज कर रहे हैं, इसके ऊपर प्रभाव देख रहे हैं कि दूसरा यदि बगल में रखा हो तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चूंकि दो के बीच की बात है इसलिए शब्द आया म्यूचुअल। ओके, अन्योन्य प्रेरण करके बेटा ये होता है ना, नाम हिंदी में बोलते हैं उसको। ओके चलिए, तो म्यूचुअल इंडक्शन। अब एक लाइन मेंशन कर दीजिए कि इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे। तो एक लाइन लिख दीजिए कि व्हेन चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल and induced EMF and यदि सर्किट पूरी है and induced current produces in secondary coil which direction is such that opposes the cause of flux change। अब देखो बेटा, फ्लक्स चेंज इन प्राइमरी मीन्स कि जो इंड्यूस करंट होगी सेकेंडरी में, लेकिन उसकी दिशा ऐसी होगी जिससे कि वह उसका विरोध करे ना। तो अब इसमें करंट जा रही है आई, मान लो बेटा आई करंट जा रही है आई, ओके, और ये आई करंट आ रही है। तो विरोध करना है इसका, अपोज करना है इसका। तो ग्रोथ होगा तो ग्रोथ का विरोध, डीके होगा तो डीके का विरोध। इसमें यदि ग्रोथ हो रहा है तो चूंकि इसकी फ्लक्स इससे पास कर रही है तो इसमें फ्लक्स में ग्रोथ हो रहा है, तो यह अपने फ्लक्स के ग्रोथ का विरोध करेगा। और जब ग्रोथ का विरोध करना होगा तो क्या करेगा, अपोज मीन्स डाउनवर्ड ना, अपोज करना शुरू कर दिया। देखो अपोजेज ग्रोथ इन प्राइमरी कॉइल, अपोजेज ग्रोथ इन प्राइमरी कॉइल मीन्स कि इसकी दिशा जो होगी वह इसमें करंट ठीक उसके उल्टे दिशा में बहेगी, लेकिन चूंकि यह अलग है तो ग्रोथ करने के लिए, अपोज करने के लिए उसी दिशा में बहेगी, तब अपोज होगा। यानी कि इसको अपोज करना है इसका जब ग्रोथ होगा। और डीके यदि इसमें हो रहा है तो डीके का अपोज करना तो उल्टी दिशा में बहेगी ना। ओके बेटा, चलो तो अब तो यहाँ मीन्स अब ये है कि जिस दिशा में इसमें होगी वो उसका ये अपोज करना, इसको अपोज करना है हमेशा, अपोजेज द ग्रोथ। और डीके होगा तो डीके का अपोजेज डीके आल्सो। हो गया बेटा, चलो अब जैसे को मेन पॉइंट पे आ जाइए। अब यहाँ पर दो का हो रहा था ना, यहाँ पर दो कॉइल थी, यहाँ पर एक में आपने चेंज किया, दूसरे में उसका प्रभाव देखा कि क्या हो रहा है। तो व्हेन करंट चेंजेस इन द प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी। क्लियर? तो यहाँ पर जो सेकेंडरी में मान लीजिए कि यहाँ पर जो ना फ्लक्स है बेटा, यहाँ पर मान लीजिए कि यह हम लोग नाम दिए हैं इसका ना, मान लीजिए यहाँ वोल्टेज है VP, तो यहाँ पर नाम क्या दे देंगे VS ना, यहाँ पर नाम है तो हम यहाँ नाम दे देंगे VS। या जैसे हमारे यहाँ नाम हम लिखे ऐसे लिखे हुए EP ना, तो यहाँ पर नाम दे देंगे इसी क्या ES। तो फिलहाल
हम लोग का पॉइंट क्या है हम लोग का कि सेकेंडरी में फ्लक्स कितना हुआ, हम लोग का मेन पॉइंट ये है ना कि सेकेंडरी में फ्लक्स कितना हुआ। तो जैसे वहाँ अभी देखा ठीक एज इट इज फाई एस बराबर क्या हुआ, फाई एस प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, फ्लक्स लिंक्स इन द सेकेंडरी। तो इसकी सेकेंडरी में करंट ऐसे सेकेंडरी की फ्लक्स कैसे बहेगी बेटा, देखो यहाँ फाई पी नाम दे दीजिए, ये है फाई पी और ये है फाई एस। तो ये फ्लक्स आपको बढ़ाना है फाई एस, मान लीजिए सपोज कि ग्रोथ कर रहे हैं तो फाई एस आपको बढ़ाना है, तो इसमें फाई एस किससे प्रोपोर्शनल हो रहा है, देखिए हो रहा कि नहीं हो रहा, आईपी की करंट बढ़ाएंगे तो ये भी फ्लक्स बढ़ेगी, जब ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों आपस में लिंक है। मीन्स द फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल। तो क्या हुआ, फाई एस बराबर कोई कांस्टेंट आएगा ना, रख दीजिए, कोई कांस्टेंट रख दीजिए एम और क्या आई पी रख दिया। चलिए इसको नंबर 1 कर दीजिए, आप कर दिया। चलिए आगे बढ़िए फटाफट। हाँ अब ये भी क्या है बेटा, तो क्या ये भी क्या है, यह भी इनर्शिया ही है ना। अब अंतर नाम केवल अलग है, वहाँ पर सेल्फ इंडक्शन था और यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन है। अब ये क्या है, यह भी इनर्शिया है, ये दो कॉइल के बीच की इनर्शिया है। तो एम क्यों क्या कहते हो, देखो एम आया ना बेटा कांस्टेंट, तो दिस इज द कांस्टेंट और कैसी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बिटवीन टू कॉइल्स ओके। इसलिए ना m का नाम पड़ा क्या, m बराबर म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या नाम हुआ, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो मैं कहूं कि m बराबर क्या हुआ, तो आप कहोगे फाई एस बटा आई पी, वेबर पर एम्पियर, यूनिट वही रहा, हो गया। आप जा देखिएगा कैसे डिफाइन करोगे इसको, यहां से भी डिफाइन कर सकते हो ना, यहां से भी कर सकते हो क्या, कि यदि आई पी बराबर 1 एम्पियर हो तो m बराबर फाई एस होगा, हो गया डिफाइन। कैसे, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स इज इक्वल टू द फ्लक्स इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी व्हेन यूनिट करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी। तो लिख दीजिए एक लाइन, म्यूचुअल इंडक्टेंस between two coils is equal to the flux induced या flux produced in secondary when unit current flowing in primary। तो जब प्राइमरी में यूनिट करंट बह रही हो तो सेकेंडरी में जो फ्लक्स उत्पन्न होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ना, अन्योन्य प्रेरकत्व। हो गया, पहुंच गए सब लोग यहां तक, आ जाओ। अब अगला पॉइंट यहीं पर, हाँ फटाफट यहीं पर आ जाइए। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ से कैसे डिफाइन किया जाएगा, जैसा वहां से आ जाइए, देखा जाए। अब बता दो बेटा, फिगर बन गया होगा सबका। चलिए, और अब क्या हुआ कि हाँ अगला पॉइंट, अब सेकेंडरी में ई एस बराबर कितना प्रोड्यूस हुआ, तो ई एस इक्वल टू क्या, ई एस बराबर क्या होता बेटा,
एन डी फाई बाई डी टी। अब एन बराबर यदि एक मान लिया जाए तो ई एस डिफाइन करने के लिए हटा दिया जाए तो ई एस बराबर कितना होगा माइनस डी फाई बाई डी टी। ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा ई एस और ए किसका फ्लक्स लिंक है बेटा, सेकेंडरी का एस लगा दो। सिंस फाई एस का मान जानते हो कितना होता है, कितना होता है जल्दी बोलिए। एम हाँ जल्दी बोलिए बेटा, फाइव एम बराबर कितना आया था, एम आई पी आया था ना, फाइव बराबर वैल्यू रखिए। ई एस बराबर कितना हो जाएगा माइनस डी बाई डी एस एम आई पी। ले सकते हैं आराम से। चलिए अब ई एस की वैल्यू यहाँ पर दो बेटा, हाँ चलो अभी एम को बाहर निकाल दो, यहीं से एम को बाहर निकाल दीजिए, माइनस एम और क्या हुआ डी आई पी अपॉन डी टी, या एम का मान चाहिए था हमको ना। चलिए अब हटा दें इसको बेटा, कोई जरूरत तो है नहीं, लिख चुके होंगे। अगला पॉइंट देखिए अब यहाँ पर ई एस बराबर एम की वैल्यू निकालनी है, बस एम का मान निकाल के डिफाइन कर दिए, होता क्या है बेटा, है ना। तो देखिए तो एम बराबर क्या हुआ, तो एम इक्वल टू क्या हुआ बेटा, एम बराबर ई एस अपान क्या डी आई पी अपान डी टी। साइन माइनस माइनस क्या शो कर रहा, अपोजिशन, विरोध। इसका मतलब ये हुआ कि लेट डी आई पी अपॉन डी टी का मान ना 1 एम्पियर पर सेकेंड ले लिया जाए तो एम बराबर ना माइनस ई एस हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और तब कैसे डिफाइन करें, कर दिया जाए फटाफट, यानी कि एम का मैग्नीट्यूड बराबर कितना बेटा ई एस ना, ई एस का मान होगा कि नहीं होगा, माइनस हम अपोजिशन बता रहा है तो ये तो ऐसे ही क्लियर है ना, रहने दिया जाए इसको। ये क्या शो कर रहा है, लिख दीजिएगा, अपोजिशन शो करता है यह अपोजिशन। तो मान क्या हुआ, देयरफॉर सो म्यूचुअल इंडक्टेंस between two coils is equal to induced EMFES सेकेंडरी में, induced EMFES in secondary coil when rate of change of current in primary is 1 एम्पियर पर सेकेंड ना बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी डी आई पी अपान डी टी का मान 1 एम्पियर पर सेकेंड होगा ना जब कभी भी, तो एम बराबर ई एस होगा। क्लियर। और माइनस साइन यहाँ क्या शो करता है बेटा, माइनस साइन अपोजिशन शो करता है ना, तो जो बोलना जरूरी है नहीं, लेकिन जानते रहिए कि माइनस क्या होता है। क्लियर। तो क्या देख रहे थे हम लोग, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। अब अगला पॉइंट, एक पॉइंट और यहाँ पे है कि बेटा क्या, एनर्जी की हम लोग बात कर रहे थे। अभी लिखा था W बराबर E इंटू डी क्यू ना, लिखे थे ना। चलिए हाँ नोट हो गया, सब लोग यहाँ तक पहुँच गए। तो स्टेप बाय स्टेप ना, जो भी टॉपिक लीजिए बेटा उसकी पूरी धुनाई, क्या क्यों कैसे। चलिए आगे बढ़े। चलो
तो किसी भी कॉइल में एनर्जी कैसे स्टोर होती है, एनर्जी आती कहाँ से है, कैसे स्टोर होती है, तो चलिए लिख दीजिए कि एनर्जी ऑफ कॉइल, किसी कॉइल में एनर्जी कहाँ से आती है। अभी अभी देखा आपने, क्या देखा, यह एक कॉइल था, एक बैटरी थी, रियोस्टेट था, RH/V, करंट भर रही थी I। तो जो ही हम लोगों ने ना क्या किए थे आप, कि जो ही करंट का जो ही ग्रोथ हुआ, तो व्हेन मेन करंट चेंजेज either growth और डीके, चेंज होना चाहिए, चाहे ग्रोथ हो रहा हो या डीके हो रहा हो। तो ग्रोथ होगा तो इसका डायरेक्शन, यानी कि जो इसके अंदर फ्लक्स है बेटा ना, उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन जानते हैं अपोज करने का, सब पढ़ चुके पीछे, सेल्फ इंडक्शन, एक सिंगल कॉइल है यह ना, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ द फोर्सेस, फ्लक्स फाई, करंट इज फ्लोइंग I, क्लियर, बैटरी भी लगा होगा। चलिए हाँ चलो बेटा, अब आगे जा देखा जाए। अभी अभी हम लोग देखे हैं कि जो ही करंट का ग्रोथ होगा, और जो ही करंट का डीके होगा, वर्क करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा। अब करंट जब जीरो से अपने पीक पर पहुंची होगी, मान लीजिए पीक वैल्यू उस करंट की है I0, सपोज करिए कि करंट की पीक वैल्यू I0। अब पीक वैल्यू कैसे निकालोगे, तो पहली बात तो पीक वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू। अब जब देखिए, मान लीजिए वोल्टेज है V, और जो इसमें रेजिस्टेंस लगा है एट ए टाइम, रेजिस्टेंस इज R, एट ए टाइम पीक वैल्यू किसका, ऑफ करंट, क्या नाम दे दिया जाए, I0 ना। तो देखो बेटा I0 बराबर क्या होगा, V/R, क्लियर। एट टाइम t, किसी भी समय पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल इक्वल टू V, एंड रेजिस्टेंस उस समय कितना हो, R, तो I0 V/R, सो मच, दिस इज द पीक वैल्यू। मैक्सिमम कितना संभव था, मैक्सिमम कितना करंट बह सकता था, उसी को कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ द करंट। अब वोल्टेज का पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, मैक्सिमम ये हो सकता था। अब बात रही कि इस करंट को फ्लो कराने के लिए इस बैटरी को वर्क करना पड़ा। वर्क किसने किया, बैटरी ने। तो बैटरी ने काम किया, बैटरी वर्क्स ना टू अचीव पीक वैल्यू। इंक्रीज कर रहे होंगे तो तभी इंक्रीज करने में वर्क करना पड़ा होगा, डिक्रीज कर रहे होंगे, करंट को डीके करा रहे हो तभी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यदि पीक से जीरो नहीं होने देगा। और काज क्या रहा इसका, जल्दी बोलिए, काज क्या रहा बेटा, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। काज क्या रहा, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। ओके, अब वर्क हुआ कितना, तो जो वर्क हुआ, पहली बात कि जो वर्क डन हुआ, तो वर्क डन, ध्यान दीजिए यहां पे, वर्क डन, W stored in coil in the form of magnetic energy, okay,
इनसाइड द फ्लक्स। जो फ्लक्स है ना, दिख रही है ना आपको, वही एनर्जी है। ये जो फ्लक्स है बेटा, यही एनर्जी है, ये फ्लक्स ही एनर्जी है। इसी में एनर्जी स्टोर हो गई। कैसी एनर्जी है यह? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी मैग्नेटिक, यह नाम हमको देना है। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या नाम है अभी इसका? मैग्नेटिक, चाहिए और नाम देते हैं इसका, इधर लिख दिया जाए। तो किस फॉर्म बेटा? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड रिप्रेजेंटेड बाय यू से रिप्रेजेंट करेंगे। हो गया? यहाँ तक पहुँच गए सब लोग? वर्क डन कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार था वर्क डन के लिए, वर्क किसने किया, एनर्जी जो स्टोर हुई वह कहाँ स्टोर हुई, किस फॉर्म में स्टोर हुई, कैसे स्टोर हुई, सब कुछ। धुनाई एनर्जी का P100 फिजिक्स। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब इसके बाद क्या हुआ था फिर? तो एनर्जी जो वर्क डन हुआ, यानी कि W बराबर यही एनर्जी हो गया, हुआ ना? और कितना? E इंटू क्या? E इंटू डी क्यू। तो हाँ बेटा, E इंटू डी क्यू। ठीक। अब चलो, अभी हम लोग क्या देखे बेटा? अभी क्या देखा हम लोग? अब ये टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या किया जाए? तो अब यहाँ पे क्या करिए ना, ऐसे कर दिया जाए, इसको DW कर दो और इसको DE कर दीजिए। ठीक। तो E इंटू डी क्यू। हाँ, अब टोटल वर्क डन कितना हुआ? या टोटल DU है यह ना। चलो अब टोटल U बराबर क्या हुआ? इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से? 0 से U तक DU बराबर, इधर भी कर दो, कहाँ से कहाँ तक? 0 से ना। हाँ, अभी लिमिट अभी बाद में रखा जाएगा, जिसको इंटीग्रेट करना होगा। E डी क्यू कर सकते हो बेटा। अब देखो यहाँ पे देखो, DU है ना, DU का टोटल U बन जाएगा, तो U बन गया, तो U बराबर। अब यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे कितना आया? E है ना, E का मान रखिए, तो E बराबर कितना आया था? E बराबर क्या आता है? L DI बाई DT आता है ना। E को टू L DI बाई DT था ना, आया हुआ था ना ये लाइन। हाँ, वही वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, E की वैल्यू कर दिया, इंटू डी क्यू कर दीजिए, कर दिया। U बराबर क्या हुआ? देखो, L कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, और अंदर क्या है बेटा? अंदर क्या बचा? देखो, तो DQ बाई DT को क्या लिख सकते हो? I लिख सकते हो। तो I देखो, DQ बाई DT I हो गया ना। I और क्या बचा हुआ है? DI, I इंटू DI। अब लिमिट लगाइए I इंटू DI का। I बराबर कहाँ से शुरू था? 0 से। कहाँ तक जाना था इसको? पीक तक, I0। क्लियर? हो गया? चलिए, तो थोड़ा साफ लिख दें इसे बेटा। हाँ, ऐसे कर दिया जाए। चलो, तो U बराबर कितना हुआ? L बाहर निकाल दिया हमने, L बाहर हो गया। अब जा देखना अंदर क्या हुआ? अंदर क्या हुआ? देखो बेटा, L बाहर निकाल दिया, यहाँ है DI, और ये हो गया DQ बटा DT, लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अब क्या मिला यहाँ से? देखो, आ जाओ इधर, देखो अब यहाँ से क्या मिला? देखो, U बराबर L, U बराबर L, ये क्या हुआ? DQ बाई DT बराबर क्या हो गया? I से I0 हुआ ना, पीक वैल्यू, और क्या? I और क्या? DI। ओके, अब I बराबर 0 है, तो यहाँ 0 रख दें, 0 से। हाँ चलो, तो U बराबर कितना हुआ? L बाहर रहने दो, I को इंटीग्रेट कर दो, I² बाई 2, कहाँ से कहाँ तक? 0 से I0 तक पीक वैल्यू है यह। तो U बराबर क्या हुआ? हाफ बाहर ले लो, हाफ L, कौन सी वैल्यू आ गई? I0,
तो ध्यान दीजिएगा कि आई नहीं रहेगा, आई नॉट रहेगा वहाँ पे, ये ध्यान रहे, और आई स्क्वायर यू बराबर हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। क्लियर हो गया है? फैंटास्टिक। हाँ, तो क्या हो रहा था बेटा, ये अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्फ जो इंडक्शन में पढ़ रहे थे कि हम लोग पढ़े थे इनर्शिया के कारण बैटरी को वर्क करना पड़ता है, और वर्क डन कितना हुआ, तो वह जो वर्क डन हुआ दैट विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द फ्लक्स, इनसाइड द फील्ड, इनसाइड द फ्लक्स, वो स्टोर हो गया। ठीक, पक्का? आ जाओ, अब ये कितनी एनर्जी हुई, तो हाफ एल आई स्क्वायर, सो मच जूल्स। क्लियर? इतनी एनर्जी स्टोर की। ध्यान रहे आई नॉट इज द पीक करंट, और पीक करंट अभी भी बताया हूँ कि आई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, वी बाई आर। यहाँ से तो अब यहाँ न्यूमेरिकल आएगा सॉल्व करने के लिए। फैंटास्टिक, सीधे सीधे एकदम बिल्कुल ही ज़बरदस्त, तो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। हाँ, अब एक बात और कि अभी हम लोग लिखे थे, हाँ चलो देखो जल्दी नोट करिए इससे पहले, हो गया, एनर्जी ऑफ द कॉइल, फर्स्ट क्लास। चलो बेटा, अब एक चीज़ है बेटा, यहाँ पे क्या रह गया है, हाँ जल्दी करो, आगे पॉइंट छूटा हुआ जा सोचो बता दें यहाँ पर। हो गया, चलो आ जाओ, देखो, हाँ यहाँ पर रोक लो, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट करिए। कहाँ से आया, क्या हुआ, मेल लाइन एल सेल्फ इंडक्टेंस, और आई नॉट द पीक वैल्यू, तो यहाँ आई नहीं रहेगा, ध्यान देना, देखो वहाँ आई नहीं, आई नॉट है, पीक वैल्यू है। हम लोग अभी लिखे थे वहाँ पर कि चलो अभी हम लोग लिखे थे जब एल को डिफाइन कर रहे थे, तो आपने लिखा था फाइव बराबर एल आई लिखे हो ना बेटा, पहला इक्वेशन फाइव बराबर एल आई, और दूसरा लिखे हो कि ई बराबर क्या, माइनस डी फाइव बाई डी टी आपने लिखा था ना, फाइव का मान आप रख दिए थे, तो ई बराबर माइनस डी बाई डी टी, और फाइव के स्थान पे क्या लिखा था, एल आई, तो ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखा था बेटा। चलो एल बराबर, तो ये एल बराबर क्या था, ई अपान क्या, डी आई बाई डी टी, मीन्स कि एल बराबर, यदि देखूं मैं डी टी को ऊपर ले जाऊं तो ई गुणे डी टी बटा क्या, डी आई। अब मैं यदि आपसे कहूं कि एल का यूनिट क्या हुआ और एल का डायमेंशन क्या हुआ, तो यूनिट ऑफ एल क्या लिखे बेटा, चलो देखो इधर बोल्ट, ध्यान दीजिएगा, बोल्ट सेकेंड, देखो बेटा ई बोल्ट डी टी सेकेंड अपान डी आई एम्पियर, हुआ ना, नो प्रॉब्लम, लिख सकते। तो बोल्ट सेकेंड बटा एम्पियर, ओके। चलो अब एल बराबर बोल्ट सेकेंड बटा एम्पियर, और इसी को ना, यही इतना बोल्ट सेकेंड बटा एम्पियर इसी को कहते हैं, यानी कि बोल्ट सेकेंड बटा एम्पियर ना बेटा, इसको कहते हैं हेनरी। क्या बोलते हैं, हेनरी। तो हेनरी दिस इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड दिस इज आल्सो द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यूनिट एल का और एम का, तो एल एंड एम रिप्रेजेंटेड इन हेनरी बेटा, हेनरी, ओके। तो रिप्रेजेंटेड इन हेनरी दिस इज द यूनिट। अब हम कहा कि वन, जैसे 1 हेनरी, तो 1 हेनरी 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, दिस इज द हेनरी 1, मीन्स कि यदि कहीं पर रेट ऑफ चेंज, देखो बेटा अब हेनरी को कैसे डिफाइन करोगे, तो यदि कहीं पर रेट ऑफ द चेंज ऑफ द करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन व्हाट लेट, फिर से सुनो, लेट रेट ऑफ
change of current in a coil is 1 ampere per second, then the value of induced EMF will be how much? 1 Henry। होगा कि नहीं होगा? बशर्ते कि यह भी कितना रहे? 1 हेनरी। यानी कि L का मान उस समय जो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हुआ होगा उसके बराबर होगा। तो हमको डिफाइन करना हो 1 हेनरी। तो यदि इसको देखो बेटा 1 हेनरी, तो यदि E बराबर 1 वोल्ट हो जाए और क्या हो जाए? di/dt बराबर क्या हो जाए? 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाए, तो क्या कहोगे? L इज 1 हेनरी। 1 हेनरी, ओके। 1 हेनरी हो गया, 1 एच ना, तो कहोगे इसको 1 एच, 1 हेनरी, मिली हेनरी ना। तो दिस इज द हेनरी, व्हाट इज द यूनिट। एंड नाउ द पॉइंट इज द व्हाट इज द सेल्फ, व्हाट इज द डायमेंशन। चलो L का डायमेंशन क्या होगा? लिखो जल्दी, क्या होगा बेटा? जानते हो? क्या जानते हो? वोल्ट। तो वोल्ट W बराबर जानते हो, वर्क एनर्जी का होता ना, वोल्ट एनर्जी। यानी कि V बराबर क्या होता है? W/Q। V बराबर W/Q मीन्स कि ये क्या आ जाएगा? लिख दो जल्दी से, एनर्जी अपॉन एम्पियर। एनर्जी अपॉन एम्पियर, एनर्जी अपॉन एम्पियर मीन्स M L² T⁻²। और क्या? एम्पियर, तो एम्पियर पर आ जाएगा, एम्पियर का जाना A⁻² आ जाएगा ना। चाहो तो प्रूफ कर लो। तो हाँ आओ प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ करके चेक कर लेते हैं बेटा इसको। चले हाँ, क्या डायमेंशन निकाल दो इसका, तो L का डायमेंशन निकाल दीजिए। तो जब L का डायमेंशन निकालेंगे तो यह वोल्ट को क्या लिखते हो? V बराबर W/Q लिखते हो ना, तो W/Q, ओके, ऊपर हो गया ये W/Q हो गया, अपॉन इनटू di/dt है बेटा। तो dt को ऊपर कर दो, यहाँ पे आप t लगा दीजिए, कर दिया, t को ऊपर कर दिया, di मीन्स Q/T, ये भी t ऊपर चला गया। तो L बराबर क्या हुआ? W इंटू T², W इंटू T ऊपर जाएगा, T² अपॉन Q², ले सकते हैं हम लोग। अच्छा, और Q² में इससे क्या हुआ? इसको हम यदि नीचे लाएं तो ये एम्पियर बन जाएगा ना, ये नीचे का तो सबसे अच्छा रहेगा। तो अब देखो L बराबर कितना हुआ? W mL² T⁻²। एनर्जी का हो गया, W एनर्जी है, एनर्जी का, और ये कितना हो गया? इसको T² के ऊपर डिवाइड कर दीजिए, तो T² Q/T² हो जाएगा। Q/T² मतलब I का स्क्वायर, और I का स्क्वायर मतलब क्या होगा बेटा? एम्पियर। तो यानी अपॉन एम्पियर का स्क्वायर हो गया। तो दिस इज द डायमेंशन। अब इसको ऊपर भी कर दीजिए, इसको भी ऊपर कर दीजिए, तो देखिए तो कितना आएगा? mL² T⁻² ना, और एम्पियर ऊपर जाएगा, तो एम्पियर, ओके फैंटास्टिक, वही लिखा था हमने, डायरेक्ट लिख दिया था वैसे ही, mL² T⁻², ओके। तो दिस इज द डायमेंशन। तो क्या देख रहे थे? मजा आ गया? फर्स्ट क्लास, क्लियर? तो हम लोग देख रहे थे सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, एनर्जी कॉइल में कहाँ से आती है, क्या, क्यों, कैसे। P100 फिजिक्स, मैं आपका SDP सर। हम लोग फिर मिलते हैं, आज का एपिसोड यही समाप्त होता है, और हम लोग फिर मिलते हैं इसके बाद में। अब मोस्ट ही ना एपिसोड आएगा, और क्या, क्यों, क्योंकि अब हमको आपके एग्जाम में आएगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल क्या होता है, किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालोगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइल का कैसे निकालोगे, सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालोगे, या कोई फ्रेम बना के दे दिया है L1 L2 कर करके, तो उसका कैसे निकालोगे ना। आप एक भी लाइन सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो एक भी लाइन आप छोड़ नहीं सकते। यदि आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक भी लाइन आप इसमें से छोड़ नहीं सकते। किसी भी लाइन में, किसी भी टॉपिक पर थोड़ा सा लापरवाही नहीं कर सकते, ओके। तो यदि दिल्ली एम्स लेना है नीट के थ्रू, द बेस्ट IIT कॉलेज लेना है आपको IIT के थ्रू,
बोर्ड में टॉप करना है तो आप एक लाइन छोड़ नहीं सकते। ज़बरदस्त तरीके से ऐसे ही जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ज़बरदस्त तरीके स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए और आपको एक दिन वहाँ पहुँचाऊँगा जो आपका लक्ष्य है बहुत आसानी से आपके हाथ में आ जाएगा। ओके, पक्का। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।